तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं मिठाई वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिठाई वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो मिठाई बेचता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारी गलियों में कई लोग ऐसे फेरी वाले आते हैं जो कोई ना कोई चीज़ बेचते हैं। कभी कोई फेरी वाला गुब्बारे बेचने आता है और हम अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं ना कि हमें मम्मा ये गुब्बारा लेना है, ये हमें गुब्बारा ले दो। तो ऐसा ही एक फेरी वाला है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसा है। हम लोग कभी किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि कोई फेरी वाला कैसा है, उसके घर की स्थिति कैसी है। हम सिर्फ उससे चीज़ लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। लेकिन वो फेरी वाला भी एक इंसान है जिसकी एक अपनी ज़िंदगी है, जिसको कई मजबूरियां होती हैं उसकी, जिसके कारण वो कोई भी काम करता है। तो हमारी इस कहानी में भी हमें उस मिठाई वाले के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है कि वो कौन था, मिठाई वाला क्यों बना, क्यों उसने मिठाई बेची। यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए बेटा और डिफिकल्ट वर्ड्स को अपने अंडरलाइन करते रहना है। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो कौन था वो और क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। यही उसकी आवाज होती थी कि बच्चों को बहलाने वाला आया है, खिलौने वाला आया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक सुंदर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो जाता। अब वो जब ऐसी आवाज लगाता ना कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, तो उसके इस वाक्य को सुनकर जो घरों में लोग थे, जो बच्चे थे, वो बहुत ही मस्त अस्थिर हो जाते थे। अस्थिर, बेचैन हो जाते थे। किंतु मादक, मादक मस्ती से भरा हुआ, मधुर, मीठा। राइट डाउन दीज मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स, इन योर बुक्स के ऊपर ही लिख लो अभी कि वो एक ऐसा वाक्य था जो बहुत ही मस्ती से भरा हुआ था, मीठा था और जिससे जो सुनने वाले लोग थे वो बेचैन हो जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त प्यार से भरे हुए, प्यार से भरे हुए कंठ, गला, क्योंकि उसकी वो आवाज जब लगाता है तो उसका जो गला है वो कैसा था? प्यार से भरा हुआ। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी और क्योंकि उसका जो गला है वो प्यार से भरा हुआ था। इसका गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी, हलचल मच जाती थी, सभी बेचैन हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक, कई बार हम धूप से बचने के लिए चिक लगाते हैं अपने घरों में ताकि धूप ना आए। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि वो चिक लगाई जाती थी, औरतें वो चिक से बात करती थी। किसी भी दूसरे इंसान के सामने, किसी आदमी के सामने वो नहीं आती थी और पर्दा करती थी। तो औरतें क्या करती थी? उस चिक को उठाकर नीचे देखती थी कि नीचे कौन आया है। क्यों देखती थी? क्योंकि उस खिलौने वाले की उस आवाज बहुत ही मीठी थी और उसकी आवाज सुनकर क्या होता था? सभी के सभी उसकी ओर आकर्षित होते थे और जो लेडीज थी वो नीचे देखने लग पड़ती थी। गलियों और उसके अंतर्यामी छोटे छोटे उद्यान बगीचा कि उस बगीचे में जितने भी बच्चे खेल रहे होते थे वो इखलाते हुए, मस्ती से झूमते हुए उस जो बच्चे थे उनका झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता था और उसके पास आकर बच्चे बैठ जाते थे। क्यों बैठ जाते थे? क्योंकि उन बच्चों को खिलौने खरीदने पड़ते थे, खिलौने खरीदने थे, इसीलिए वो बच्चे वहां उसके आसपास बैठ जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित हो उठते, खुश हो जाते। पुलकित का आंसर खुश, अदरवाइज इसका आंसर कोमल भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो हम आंसर इसका मीनिंग लेंगे खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते और क्या बोलते वो? इचका दाम क्या है? ओल इचका, जैसे बच्चे तोतली आवाज में बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही।
खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूदते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चे पूरा का पूरा उसके साथ मेल भाव करते थे और मेल भाव करने के बाद मेल वो जो भी भाव बनाते थे उसके बाद बच्चे क्या करते थे, उससे खिलौने खरीद लेते थे। और उसके बाद दोबारा वो जाता हुआ क्या कहता था जब उनको बेच देता था खिलौने, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर के हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, उसकी आवाज गलियों में इसी तरह थी जैसे सागर की हिलोरें धीरे धीरे ऐसे करती है ना सागर, बिल्कुल वैसे ही उसकी आवाज भी धीरे धीरे हिलोरें लेती और वो एक गली से दूसरी गली में चला जाता। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेने आए। अब राय जो विजय बहादुर हैं वो एक घर में रहते हैं, राय विजय बहादुर, उनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे भी एक दिन उस खिलौने वाले के पास खिलौने लेने आए। उनके बच्चों के क्या नाम थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोला कैसा सुंदर है। क्या बोला कि मेरा घोला तो बहुत सुंदर है। मुन्नू बोला, ओले देखो मेरा कैसा सुंदर है, मेरा भी कितना सुंदर है, मेरा खिलौना भी सुंदर है। तो छोटा भाई कहता, मेरा भी सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे और घर में लेकर आके उस खिलौने से खेलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, रोहिणी कौन है, उन बच्चों की माँ, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, उनको उनकी ओर देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है और क्या कहा उसने कि कितने में ये दिए हैं, 2 पैसे में। 2 पैसे बहुत कम होते हैं। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कि इतने सस्ते उसने कैसे दे दिए, ये खिलौने तो बहुत सस्ते दे गया है, वो इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे गया तो दे गया, इतना तो निश्चय ही है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि इतने सस्ते वो दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। इसके बाद रोहिणी इस घटना को भूल गई और वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार को याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि कौन खिलौने वाला था, कहाँ से आया था। लेकिन अचानक क्या होता है, 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद क्या होता है, फिर से गली में आवाज सुनाई देती है। अब फिर से गली में कौन सी आवाज सुनाई देती है, नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, उस्ताद अपने काम में माहिर। तो आसपास के घरों के लोग क्या बातें करने लगे, अरे वाह, एक मुरली वाला आया है मुरली बेचने और उसकी मुरली की आवाज, मुरली बांसुरी, उसकी मुरली की आवाज बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर ढंग से मुरली बजाता है, बांसुरी बजाता है, और वो भी कितने में दिख जाता है, 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, इतनी सस्ती अगर वो मुरलियां बेच देता है तो इससे तो उसकी मेहनत के पैसे जो उसने लगाए थे वो भी नहीं मिलते होंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, अब आपस में व्यक्ति जो हैं, आपस के जो गली के लोग हैं वो क्या बोलने लगे, आपस में उस मुरली वाले के बारे में बातें करने लगे। क्या बोलने लगे, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है। अगर हमें मिठाई वाले का चरित्र चित्रण करना आएगा बेटा तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि वो देखने में कैसा था, तो अंडरलाइन दीज लाइंस। उसकी उम्र कितनी थी, 30-32 साल की थी, दुबला पतला गोरा युवक था और बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है, सिर के ऊपर एक पगड़ी भी पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता करता था, क्या वह पहले खिलौने बेचता था, तो उनमें से कईयों को ये याद आ जाता है कि शायद ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह उस्ताद, अपने काम में बहुत ही निपुण है वो और बहुत ही अच्छी
बांसुरी बजाता है, बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता है वो। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। और जब बेटा रोहिणी ने वो आवाज सुनी तो उसको क्या याद आ गया? उसको उसी खिलौने वाले की आवाज याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि जितने भी उस मोहल्ले के लोग थे वो क्या आपस में क्या बातें करते थे कि नगर में एक मुरली वाला आया है, उसकी आवाज मादक है, मृदुल है, कोमल है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे खिलौने वाले की थी। तो रोहिणी को ये लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है कि ये खिलौने वाला ही हो, लेकिन उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं मैं मुरली। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने कहा कि मुझे वो मुरली वाले को बुलाओ, क्योंकि उनके पति है विजय बाबू, और उसने विजय बाबू से कहा कि इस मुरली वाले को बुलाओ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और रेट पूछा उसने उस मुरली वाले से कि तुम मुरली किस रेट में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी पजामा होता है ही ढीली होकर लटक गई। अब ये जब मुरली वाला उस गली में मुरली बेचने आया तो उसको देखकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, बच्चों ने कैसा बिहेवियर बताया उस समय, ये बताया गया है। बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए, किसी बच्चे का जूता पार्क में छूट जाता था जब वो उसकी आवाज़ सुनते थे, क्योंकि उन सभी को मुरली खरीदनी होती थी। किसी की जो पजामा है वो ढीला हो जाता था। और इस तरह दौड़ते हाँफते दौड़ते हुए बच्चे उस मुरली वाले के पास आ जाते। एक स्वर में सब बोल उठे, अब भी ले दे मुरली, अब भी ले दे मुरली, कि मुझे मुरली दे दो, मुझे भी मुरली दे दो। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बहुत खुश हो गया, हर्ष खुश हो गया, गदगद भर गया खुशी से, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने जो आई हैं, और इस समय मेरे पास तो पूरी 57 बांसुरियां हैं मेरे पास, मैं सबको दे के जाऊंगा, इतनी जल्दी मत करो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? पहले वो बच्चों की बातों का आंसर देने लगा, लेकिन विजय बाबू ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने की मुरली है, तो उसने उस विजय बाबू को इसका आंसर दिया कि बाबूजी आपने पूछा था कितने में दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा, कि मैंने 3 पैसे में दिए, लेकिन बाबूजी आपको मैं 2 पैसे की दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा उठे। तो विजय बाबू थोड़ा मुस्कुरा दिया, क्यों मुस्कुरा दिए वो, ये हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अब ये इसलिए कहा है क्योंकि मुरली वाले को ये लगा, विजय बाबू को ये लगा कि ये सबको इसी पैसे में इसी रेट में देता है, लेकिन मुझे पर एहसान लाद रहा है। हम भी कई बार किसी दुकान में चीज लेने जाते हैं, आपकी मम्मा भी जाती हैं, तो कई बार दुकानदार कहता है ना कि नहीं जी मैंने दी तो मैंने 80 रुपए की है, लेकिन मैं आपके लिए 70 रुपए की लगा लूंगा, तो वो 10 रुपए हमें एहसान मानकर हम पे छोड़ देता है, तो हमें लगता है कि वो एहसान है। और यही एहसान विजय बाबू भी कह रहे हैं कि तुम मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, अप्रतिभ उदास हो गया, क्योंकि वो सच कह रहा था, लेकिन विजय बाबू को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, और उसने क्या बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत किसी वस्तु को बनाने में जो हम खर्च करते हैं वो होता है लागत। क्या खर्च किया हमने, कितने पैसे खर्च किए किसी वस्तु को बनाने में, तो वो कहता है कि आपको क्या पता कि मैंने कितने पैसे खर्च किए ये बांसुरी बनाने में, ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। ग्राहक जो सामान खरीदता है, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं किसी दुकान पे जाके, तो हम ग्राहक हैं। तो क्या कहता है मुरली वाला कि ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है, ये तो उसकी आदत ही होती है कि दुकानदार चाहे हानि नुकसान,
चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि चाहे दुकानदार कम पैसों में दे, लेकिन कभी भी ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, उसने मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। उसने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाई थी, इसीलिए मुझे इस भाव में पड़ी है, अदरवाइज इसको आप कहीं से भी आपको 2 पैसे की नहीं मिलेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से उठो और 2 दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। ये बड़ी मुरली अच्छी है, यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। तो ये बातें जो मुरली वाला बच्चों के साथ करता है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वही ना चाहिए। ये बातें हैं जो मुरली वाले की और बच्चों के बीच में हो रही है। यह नारंगी रंग की, नारंगी ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है, ये नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे? अच्छा ये तो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सिर्फ देख रहे थे उन मुरलियों को। तो उनसे क्या पूछता है मुरली वाला कि क्या तुमको पैसे नहीं मिले, मम्मी ने पैसे नहीं दिए? तो क्या कह रहा है वो कि तुमने मम्मी से मांगे ही नहीं होंगे ठीक तरह से। तुम क्या करते, तुम धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगते, तो फिर तुम्हें जरूर मिल जाते। बाबू हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे, तुम दोबारा जाओ, मम्मी से पैसे मांग के दोबारा लाओ। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। तो दुअन्नी, ये वो दुअन्नी, 1 आना 2 आना, बिल्कुल ये बहुत पुराने जमाने के पैसे थे। और ये बातें हैं जो मुरली वाला बच्चों से करता है। किसी से कहता है कि तुमने अपनी मम्मी से ठीक तरह से पैसे नहीं मांगे होंगे, तुम दोबारा लेके आओ। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके कि सबने ले ली है? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। जिसके पास पैसे नहीं थे तो उसको वो फ्री में भी दे देता था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और मुरली वाला आगे चला गया, अगली गली में चला गया अपना सामान बेचने के लिए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। और ये सारी बातें मुरली वाला जो बच्चों से कर रहा था, वो मुरली वाले की जो आवाज है वो रोहिणी ने अपने घर में बैठकर सारी सुन ली, क्योंकि वो बाहरी बातें कर रहा था। बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ते में बेच देता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारे मारे फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। कि यहाँ पे मुरली वाले के बारे में रोहिणी सोच रही है कि देखो कितने कम पैसों में वो मुरली बेच देता है। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, इतने कम पैसों में वो बेच देता है, लेकिन ये सारा काम वो अपने पेट के लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए करता है। क्योंकि पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। ये बातें वो सोच रही है। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण क्षीण कमजोर स्वर आवाज दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ी। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले वो क्या बोलता था जब खिलौने बेचता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। और वो बच्चों की और मुरली वाले की वो बातें काफी दिनों तक याद करती रही, लेकिन उसके बाद वो भूल गई उसको। महीने के महीने आए और चले गए, कई महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, क्षीण कम हो गई, कमजोर हो गई। स्मृति याद, और उसकी याद जो रोहिणी है उसके मन से निकल गई।
और अचानक क्या होता है, 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद क्या होता है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दियों के दिन की बात है, तो रोहिणी क्या कर रही थी, स्नान करने के बाद, उसने स्नान कर लिया, नहाने के बाद मकान की छत पर चढ़कर, अपने मकान की छत पर चढ़ गई वो, और वहां पे अपने अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और क्या आ गया, कौन सा क्या बनकर आ गया वो, मिठाई वाला। अब गली में एक और आ गया, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। अब वो स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित था का मतलब कि उसको अब उसकी वो बात उसके लिए याद थी, उसको याद आ गया कि अरे ये तो वही आवाज है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट चुपके पीछे बैठी रहूंगी। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो रोहिणी थी वो उस मिठाई वाले के सामने नहीं आती, क्योंकि मिठाई वाला एक पुरुष था और उसके सामने पुराने समय में महिलाएं जो है वो पुरुषों के सामने, आदमियों के सामने नहीं आती थी। बिल्कुल एक चित के ओट में से, ये देखो यहाँ पे ये चित बनी हुई है, सिर्फ यहाँ से ही वो इससे बात करेगी, सामने आके नहीं बैठेगी। और यहाँ पे ये चुन्नू मुन्नू है और ये चुन्नू मुन्नू की दादी जो उस मिठाई वाले को बुलाकर लाती है। और रोहिणी क्या कहती है कि आप, दादी माँ से कहती है वो कि तुम इस मिठाई वाले को लेकर आओ और अपने घर में बिठाओ, मैं चित के पीछे से ही उससे बात करूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट है वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ थी। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, कि ये ऐसी मिठाई है जो काफी देर तक हमारे मुंह में टिकी रहती है, जल्दी नहीं घुलती, जल्दी से वो घुल नहीं जाती है, काफी देर तक हम उसका स्वाद लेते हैं। बच्चे बड़े शौक से उसको खरीदते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। चपटी, यहाँ पे शेप्स हैं, ये कोई चपटी है, कोई गोल है, कोई ट्रायंगल शेप की है, तो ये गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की 16। 1 पैसा बहुत कम होता है, 5 पैसे से ही इसका भी 5वां हिस्सा 1 पैसा, और 1 पैसे की कितनी देता है? 16। तो दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 दो तो मैं ले लूंगी। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। हाँ जी बेटा, यहाँ तक कि हम आज करेंगे। नेक्स्ट पेज हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे।